हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु शर्मा हाजिर हूँ आपके अपने इस चैनल कृष्णा एकेडमी पर। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम इसमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग में हमने काफ़ी सारे चैप्टर को हमने डिस्कस किया है, जिसमें मैंने आपके साथ में काउंटिंग ऑफ फिगर्स को डिस्कस किया लास्ट चैप्टर। उससे पहले मैंने आपसे घड़ी के बारे में बात करी थी और ऐसे ही काफ़ी सारे चैप्टर हमने इसमें डिस्कस किए हैं। तो अब हम रीजनिंग के अंदर जो बात कर रहे हैं वो अगला चैप्टर है हमारा मिसिंग टर्म, जिसे हम बोलते हैं लुप्त संख्याओं को भरना। इस चैप्टर से भी आपको क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में, एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इन क्वेश्चंस की खास बात ये होती है कि इसमें से जो दो क्वेश्चन आते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आसान होता है जिसे बच्चा बना लेता है, पर दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है जिसको सोचने के लिए आपको इसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे कितने तरह से आप क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं या उसके पैटर्न बनाए जा सकते हैं। चलिए, तो एक छोटे से एग्जांपल में देखिए, मिसिंग टर्म के अंदर में मैं बात करूं तो देखिए दो तरह से इसको मैंने डिवाइड कर दिया है। एक है आपके मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन, मैट्रिक्स वाले क्वेश्चन जिसके अंदर क्या होगा, आपको एक टेबल, एक सारणी बनी हुई आएगी। मैट्रिक्स का मतलब है सारणी, ठीक है। तो सारणी बनी हुई आएगी, उस सारणी के क्वेश्चन। और बाकी जो दूसरा पार्ट है उसमें आपके क्या होंगे, स्पेशल डिजाइन वाले क्वेश्चन, जैसे कि आप इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ये इस तरह से, जिसमें आपको ये संख्याएं लिख देते हैं। इस तरह के जो ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस ये हम दूसरे सेक्शन में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है सारणी यानी मैट्रिक्स में बनने वाले क्वेश्चंस। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन। देखिए सोचने का तरीका क्या रहेगा आपको, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें पैटर्न किस किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर मैं पैटर्न की बात करूँ तो पैटर्न के अंदर अगर मैं बात करूँ कि क्या क्या पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, पैटर्न का मतलब कि भाई किस तरह से एग्जामिनर सोच रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको पैटर्न जोड़ से देखने को मिल सकता है, आपको बाकी से बनता हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है, आपको गुणा से बनता हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है, आपको भाग से बनता हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है, आपको वर्ग से बनता हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है। इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि 1 से 32 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, 1 से 32 तक के वर्ग आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आपको घन से बनता हुआ पैटर्न देखने को मिल सकता है, और इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि 1 से लेकर 11 तक के आपको क्यूब, वर्ग यानी क्यूब, और घन मतलब क्यूब और वर्ग मतलब स्क्वायर। तो आपको 1 से 32 तक के स्क्वायर और 1 से 11 तक के क्यूब यानी घन याद होने जरूरी है। इसके अलावा आपको और कैसे बन सकता है पैटर्न, आपके वर्गमूल से बन सकता है, घनमूल से बन सकता है, ठीक है, घनमूल से बन सकता है। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं की मदद से आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को की मदद से आपको पैटर्न देखने को मिल सकता है, या फिर इनके किसी भी कॉम्बिनेशन से, इनके किसी भी कॉम्बिनेशन से, मतलब आपको ज्यादातर पैटर्न यहीं से मिलेंगे। कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब कुछ काम भाग से हो रहा है, कुछ काम प्राइम नंबर से हो रहा है, कुछ काम बाकी से कर लिया, कुछ काम वर्गमूल से कर लिया। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन से भी आपको पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। यही पैटर्न आपको इस पूरे चैप्टर में आपको सोचने होते हैं संख्याओं को देखकर। अब देखिए संख्याओं को देखकर आपके दिमाग में कैसे चीज़ स्ट्राइक करेगी कि क्या पैटर्न हो सकता है कम से कम समय में। तो देखिए सबसे पहली चीज़ उसके अंदर आपके लिए वो है आपकी प्रैक्टिस। आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको वो पैटर्न उतना ही जल्दी स्ट्राइक करेगा। दूसरी चीज़, आपको वर्ग और घन बहुत अच्छे से याद होने जरूरी है, क्योंकि जब वर्ग और घन याद होंगे तभी उसके आसपास वाली संख्याओं को आप फील कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूं 210, तो 210 को देखकर देखिए बच्चा क्या सोच सकता है, दो बातें दिमाग में आएगी कि ये 210 जो है ये 6 के क्यूब के आसपास है, 6 का क्यूब -6, और ये 15 के स्क्वायर के आसपास भी, 15 का स्क्वायर -10, ठीक है। तो इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा, 15 का स्क्वायर -15, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये संख्याएं किस तरह से कहां पर लाइज कर रही है। अगर 120 लिखता हूं तो 120 लिखता हूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये तो 11 का स्क्वायर -1 है, या 5 का क्यूब -5 है। तो ये चीज तभी स्ट्राइक करेगी जब आप स्क्वायर एंड क्यूब बहुत अच्छे से याद है। तो ये चीज आपको अच्छे से करनी है। दूसरी चीज, आपको प्राइम नंबर की भी नॉलेज होनी चाहिए। प्राइम नंबर आपको 1 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर तो आपको देखते ही पता चलना चाहिए कि ये प्राइम नंबर है। और मैं तो यही कहूंगा कि आप 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो अगर 1 से 100 तक के प्राइम नंबर की बात करूं, अभाज्य संख्याओं की बात करूं, तो देखिए 1 से 50 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती है, और 51 से 100 तक आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं।
तो टोटल 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? तो टोटल 1 से लेकर 100 तक 25 प्राइम नंबर होते हैं। ये आपके मैथ्स में भी इसका क्वेश्चन बनता है और मैंने आपको यहाँ पर भी बता दिया है, ठीक है। जिसमें आपके प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 2, पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 47। ये 50 से पहले तक के प्राइम नंबर आप देख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, कहीं गड़बड़ करी क्या अपने? हाँ, एक 43 भी आएगा, ठीक है, 15। तो ये 15 प्राइम नंबर आपको देखने को मिलेंगे। ये 15 प्राइम नंबर टिल 50 तक आपको ये 15 प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। तो आपको ये चीज़ पकड़ में आनी चाहिए कि कोई भी प्राइम नंबर अगर दिया गया है तो देखते ही पकड़ में आना चाहिए कि हाँ ये प्राइम नंबर है, ठीक है। क्लियर है बात? चलिए, तो ये चीज़ आपको, ये पैटर्न आपके दिमाग में होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये देखिए क्वेश्चन पहला, इस तरह के आपको मैट्रिक्स में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एक सारणी, एक टेबल देखने को मिलेगी और इस सारणी में से आपको पैटर्न को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए सबसे पहले मैट्रिक्स का साइज आपको समझ में आना चाहिए। ये जो मैट्रिक्स या सारणी दे रखी है इसका साइज, ये किस साइज की है? तो देखिए इसमें क्या होता है, ये जो डब्बे इस तरह से देखे जाते हैं, डब्बों की संख्या, ये जो डब्बे बन रखे छोटे छोटे से बॉक्सेस, इनकी जो संख्या है इसको बोलते हैं हम रो वाइज, यानी पंक्ति के अंदर, ठीक है। और इस तरह से जो देखते हैं हम कि इस तरह से वर्टिकल लाइन पर कितने बॉक्सेस हैं, इसको बोलते हैं हम कॉलम, यानी स्तंभ। स्तंभ में कितने डब्बे हैं, ठीक है, स्तंभ में कितने डब्बे हैं। तो आप देख सकते हैं रो में कितने डब्बे आ रहे हैं, 1, 2, 3, और कॉलम में कितने आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये हम बोलेंगे भाई 3/4 की मैट्रिक्स है। कॉलम में डब्बे कितने, 1, 2, 3, और सॉरी रो में कितने हैं 3 और कॉलम में कितने हैं 4। तो ये बोलेंगे हम 3/4 की मैट्रिक्स है। क्लियर बात? अब देखिए यहां पर कॉलम साइज किधर बड़ा है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ कॉलम में साइज बड़ा है। तो जिधर साइज बड़ा है उधर पैटर्न मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उधर पैटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा, उधर पैटर्न मिलने की संभावनाएं ज्यादा है। तो जिधर साइज बड़ा है पहले हम उधर ही चेक करेंगे। यहां तक की बात क्लियर है? चलिए, तो यहां तक की बात अगर आपको क्लियर है तो ये कुछ चीजें मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन की बात करें अब अगर हम, तो आप देख सकते हैं कॉलम के अंदर आप 4 बॉक्सेस हैं और कॉलम के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो आप देख सकते हैं कि कॉलम में ये वाला जो नंबर आ रहा है ये सबसे बड़ा है, ठीक है। ये वाले नंबर जो आ रहे हैं ये सबसे बड़े हैं। तो अब दिमाग ये कहता है कि इन 3 नंबर की मदद से ये चौथा नंबर बन रहा होगा, इन 3 नंबर की मदद से ये चौथा नंबर बना रहा होगा। अब दिमाग कैसे सोचेगा कि ये 3 नंबर से ये चौथा नंबर जो बन रहा है वो एडिशन से यानी कि जोड़ से बन रहा है, बाकी से बन रहा है, गुणा से बन रहा है, वो कैसे पता चलेगा? वो नंबर के साइज से पता चलेगा। ये 120 को आप देखें तो 120 इन 3 संख्याओं से काफ़ी बड़ा है, और 3 संख्याओं से काफ़ी बड़ा है तो ये बड़ा नंबर कैसे बन सकता है? तो ये बड़ा नंबर सोचने का तरीका रहेगा कि बड़ा नंबर या तो गुणा से बन सकता है, या वर्ग से बन सकता है, या घन से बन सकता है। इन 3 चीज़ों से आपको बड़ा नंबर बनता हुआ नजर आएगा, यानी या तो गुणा रहा होगा, या वर्ग रहा होगा, या घन रहा होगा, इनका जरूर इसमें रोल रहा होगा। सबसे पहले हम गुणा से सोच के देखते हैं, हम इन तीनों नंबर को गुणा करके देखते हैं। तो 6 पंजे 30 और 30 को 4 से गुणा किया 120। तो क्या इन तीनों को गुणा करने पर ये चीज मिली? नहीं मिली। हमने पहला जो कॉलम था उसमें पैटर्न को क्या किया? फाइंड किया है, ढूंढा है। हमने पैटर्न को क्या किया है? इस वाले में ढूंढा है कि हाँ ऐसा हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ऐसा है, ऐसा हो सकता है कि इन 3 संख्याओं को गुणा करके ये चौथी संख्या को लिख रहा है। इस चीज का आपको श्योरिटी कैसे मिलेगी? तो यहां से मिलेगी। दूसरे कॉलम में हम क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं कि क्या यहां पर भी यही पैटर्न लग रहा है या नहीं। अगर यहां पर भी यही पैटर्न लग रहा है इसका मतलब कंफर्मेशन आ जाएगा कि यही चीज ये इस जगह भी कर रहा होगा। गुणा करके देखते हैं, तो इन तीनों को गुणा करते हैं तो कितना बनेगा? 6 7 42 और 42 को 3 से गुणा किया 126। इसका मतलब ये बात कंफर्म हो गई है कि इन 3 संख्याओं को गुणा करके ही ये चौथी संख्या को बना रहा होगा। क्लियर है बात? यहां पर पैटर्न को फाइंड किया है, यहां पैटर्न को चेक किया है, तो यहां पैटर्न को अब क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं, अप्लाई करते हैं यहां पैटर्न को। ठीक है दोस्तों, अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई क्या करना है? यहां पर इन 3 संख्याओं को गुणा करना। अब ये वाली संख्या मिसिंग है, इसी को बोलते हैं मिसिंग टर्म। ये जो यहाँ क्वेश्चन मार्क बना हुआ है इसी को बोलते हैं मिसिंग टर्म, लुप्त संख्या। इसी वजह से इस चैप्टर का नाम है मिसिंग टर्म, छुपी हुई संख्या, या जो भी यहाँ पर मिसिंग है वो टर्म क्या होगी। अब देखिए इस संख्या को हम मान लेते हैं x।
तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ 8, 5 और x का गुणनफल 320 के बराबर आएगा? वैसे करने वाला तो दिमाग में भी कर सकता है इस चीज को, ठीक है, फिर भी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 8, 5 और x का गुणनफल 320 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 320 बटा 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, तो ये कितना आ जाएगा 8। और आप डायरेक्टली भी सोच सकते हो कि 8 पंजे 40 है, तो 40 में क्या जोड़ूं, क्या गुणा करूं कि 320 बन जाए। तो 40 में 8 को गुणा करेंगे तो 320 बनेगा। इसका मतलब इसका सही आंसर क्या होगा, ये 8। क्लियर बात? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई आपको कि इस क्वेश्चन में आपको करना क्या होता है, ठीक है, और इस मिसिंग टर्म का मतलब क्या है। चलिए, तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये इसके 4 ऑप्शन है, 2, 4, 5, 6। चलिए ट्राई करते हैं। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, मैट्रिक्स का साइज देखना है। तो मैट्रिक्स का साइज कितना है, कॉलम में रो में कितने डब्बे हैं 3 और कॉलम में कितने हैं 4, तो 3 इंटू 4 की मैट्रिक्स है। साइज किधर बड़ा है, आपका जवाब होगा कॉलम में साइज बड़ा है। तो कॉलम में साइज बड़ा है तो पैटर्न मिलने की संभावना भी वहां ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैटर्न इधर ही मिलेगा। अगर आप कॉलम में ट्राई करते हो और पैटर्न नहीं मिलता है तो फिर आपको रो में भी ट्राई करके देखना पड़ेगा, हो सकता है रो में भी पैटर्न मिल जाए, पर जिधर साइज बड़ा है पहले हम उधर ही ट्राई करेंगे। अब देखिए यहां पर इस 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या ये है, इन 4 संख्याओं में भी सबसे बड़ी संख्या ये है, इन 4 संख्याओं में भी सबसे बड़ी संख्या ये है। कैसे 4 संख्या कि ऑप्शन देखो 10 से सब छोटे हैं, तो इन 4 संख्याओं, इन 3 संख्याओं में, ये 4 संख्याओं में ये 10 सबसे बड़ी संख्या है। अब देखते हैं कि इन 3 संख्याओं से 26 बनाया जा सकता है क्या। संख्या कैसी है 26, तो हम कहेंगे कि ये 11, 5 और 10 से ज्यादा बड़ी नहीं है संख्या, उसके आसपास में ही लाइज कर रही है, उसके आसपास में ही लाइज कर रही है। तो ये संख्या या तो जोड़ से बन रही होगी या बाकी से बन रही होगी, 2 को जोड़कर तीसरे को बाकी करके बन रही होगी, या फिर छोटी संख्या इस तरह से जोड़ और बाकी से बनती हुई आपको नजर आएगी। तो हम जोड़ से सोच के देखते हैं। 11, 5 और 10 इन तीनों संख्याओं को जोड़ता हूं तो क्या मुझे यहां पर 26 मिलता है, हाँ या ना। ये पैटर्न को मैंने क्या किया, फाइंड किया है। यहां चेक कर लेता हूं, 9, 4, 13 और 5, 18, क्या यहां पर भी ये पैटर्न पास हुआ नहीं हुआ। यहां बनाना है 10, 7 + 1 8। यहां क्या कर रहे हैं, यहां पैटर्न को चेक कर लिया है, अब आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 7, 1, 8, 8 में क्या जोड़ दें, तो 8 में जोड़ देंगे 2, ताकि क्या बन जाए 10, तो ये 10 बन जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है कि पैटर्न को किस तरह से आपको सोचना होता है। यानी सारा काम आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप नंबर को देखकर कितना जल्दी उसको पकड़ पाते हैं, उसके नेचर को। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन मार्क 4, 2, 5, 2, 2, 3, 49, 64 एंड 169। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। ठीक है जी, चलिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखिए, अब मैंने आपको जैसा कि बोला कि 1 से 32 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। अगर वो याद है तो यहाँ पर इन नंबर्स को देखते ही आपके दिमाग में एक समझ में आ जाएगा, इन नंबर को देखते ही कि ये नंबर क्या है। ये नंबर है परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ये 7 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है। तो दिमाग में ये बात आ जाएगी कि कहीं ना कहीं ये स्क्वायर से खेल रहा होगा, स्क्वायर का कोई ना कोई पैटर्न बना रहा होगा। चलिए देखते हैं, क्या यहाँ पर इन 3 संख्याओं का योग करें तो योग कितना आएगा 7, और उसी का स्क्वायर करके यहाँ लिखा है, हाँ या ना। यहाँ पैटर्न को हमने क्या किया, फाइंड किया है, और कॉलम में साइज बड़ा था इसलिए कॉलम में पहले सोचा। यहाँ 4, 2, 6, 6, 2, 8 और 8 का स्क्वायर ही 64 यहाँ पर लिखा है। यस और नो, क्लियर बात। यहाँ है 169 जो कि किसका स्क्वायर होता है, वो होता है 13 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर 3 संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 13 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5, 3, 8 तो हो गया है, कितना बाकी है, यहाँ पर 5 और बाकी है। 5, 5, 10 और 3 13, और 13 का स्क्वायर ही बनेगा 169। तो यहाँ पर मिसिंग टर्म लुप्त संख्या क्या हो गई है, 5। क्लियर है दोस्तों। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखता हूँ। देखिए, एक नई चीज आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिख रहा हूं। ये जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे वो सब मैट्रिक्स के क्वेश्चन है। मैट्रिक्स का मतलब वही सारणी वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, और जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें सारणी वाले क्वेश्चन में ही बच्चे को ज़्यादा तकलीफ आती है। चलिए, तो ये आपका क्वेश्चन है और इसके ऑप्शन है 18, 23,
24 और 27, ये 4 ऑप्शन है। चलिए, करने का तरीका क्या रहेगा, इस चैप्टर को आपको पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा, आप अब हर क्वेश्चन को क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और फिर ट्राई करेंगे, नहीं बनता है तब फिर आप उसको क्या करेंगे, इसमें चेक करेंगे। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है और आपसे कई बच्चों से ये क्वेश्चन नहीं बना है। नहीं बनाया तो देखिए अब इस क्वेश्चन में हम कैसे सोच सकते हैं, कैसे इसको बना सकते हैं। देखिए, आपने क्या किया, यहाँ पर कॉलम में साइज बड़ा है और कॉलम में ट्राई किया, और कॉलम में आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है। मैं ये मान के चलता हूँ आपने इस क्वेश्चन को 5 से 10 मिनट ट्राई किया है। 10 मिनट आपने ट्राई करने के बाद में अगर नहीं बनता है तो कॉलम में जब आपने ट्राई किया और आपसे नहीं पैटर्न बना, तो यहाँ पर अब आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अगर कॉलम में पैटर्न आपका नहीं बन रहा, आपने ट्राई किया, कॉलम में पैटर्न नहीं बन रहा है, तो अब आपको फटाफट अपने दिमाग को तैयार रखना है कि हमें रो में भी सोचकर देखना पड़ेगा, पंक्ति में भी सोचकर देखना पड़ेगा, जहाँ साइज छोटा है उधर भी सोच के देखना होगा। क्योंकि जो नए बच्चे हैं जो अभी शुरुआत कर रहे हैं इस चीज़ को पढ़ने की, तो उन्होंने अभी 5 से 10 मिनट ट्राई किया होगा। जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे तब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, तो कॉलम में आप 30 सेकंड ट्राई करेंगे, 30 सेकंड के बाद फटाफट अपना माइंडसेट चेंज करेंगे कि हमें रो में भी ट्राई करके देखना है, क्योंकि हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट के बीच में ही बनाना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम 1 से 1.5 मिनट मान के चलते हैं कि 1 से 1.5 मिनट लगेगा अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इस तरह का। चलिए करके देखते हैं। यहाँ पर हमने कॉलम में ट्राई किया, नहीं बना, अब रो में ट्राई करते हैं। अब देखिए, हमें बीच वाली टर्म को बनाना है, ये भी समझिए अच्छे से कि हमें बीच वाली टर्म को बनाना है, ये बीच वाली टर्म को बनाना, मतलब इन दोनों की मदद से ये टर्म बन रही होगी। तो यहां पर भी क्या करेंगे, इन दोनों की मदद से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। अब देखिए 28 + 48, इसको अगर मैं योग करता हूं तो मैं योग करने पर 60 के पास तो नहीं पहुंच पाऊंगा, ठीक है। तो कितना बनेगा, तो आपका आंसर होगा कि ये 16 और ये 76 बन जाएगा। और यहां लिखा है 60, कितना माइनस करें कि सर यहां पर 16 माइनस करने पर ये बनेगा 60। अब चेक करते हैं कि यहां पर भी ऐसा होगा, तो 7 5 12 माइनस 16, नहीं जी ये बात फेल हो गई है, कोई बात नहीं, ये फेल हो गया। और दूसरे तरह से सोच के देखते हैं, और क्या सोच सकते हैं कि सर इन दोनों का जो डिफरेंस है, दोनों का जो अंतर है 48 माइनस 28, ये कितना आ रहा है 20। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है, वो है गुणज। कई बार संख्या ऐसा होगा कि उस संख्या के बराबर नहीं आएगी, पर उस संख्या का एक फैक्टर यानी कि उसका एक गुणनखंड हो सकता है, या फिर ये वाली संख्या इस संख्या का क्या हो सकती है, गुणज हो सकती है। अगर आपने मल्टीपल पकड़ना सीखा तो क्वेश्चन जल्दी बनना शुरू हो जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 20, उसका 3 गुना 60 होता है। 20 × 3 कितना बनता है, 60 बनता है। क्लियर है बात। चलिए अब अगर हम बात करें इसकी, चलिए देखिए, अगर हम बात करें 5 और 6 के डिफरेंस की, तो 5 और 6 का डिफरेंस आएगा कितना, 2, और 2 का 3 गुना करता हूं 6। ये बन रहा है नहीं बन रहा है, पैटर्न को फाइंड भी कर लिया, चेक भी कर लिया है। अब अगर आप अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर एक बार और चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 13, और 13 का 3 गुना कितना आएगा 39, और यहाँ पर 39 ही लिखा है। तो यहाँ पर अप्लाई भी कर देते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा आपका कितना 9, और 9 का 3 टाइम्स कितना हो जाएगा 27। तो यहाँ पर 27 इसका आंसर होगा। क्लियर है बात। चलिए, तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई है। तो ये जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बन जाएगा आपका 27। तो इसके जो ऑप्शन थे वो आप देख सकते हैं, इसमें ये वाला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, अभी जितने भी क्वेश्चन हैं सब मैट्रिक्स वाले हैं, और अभी जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं उसमें आप देख रहे हैं कि कॉलम में साइज बड़ा है, रो में साइज छोटा है। आगे आपको ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पर कॉलम और रो दोनों में साइज क्या है, बराबर है। ठीक है जी, चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन है 1 2 3 4। ठीक है, एक क्वेश्चन जब तक आप इसका ट्राई करिए, मैं एक क्वेश्चन और लिख देता हूं यहां पर। चलिए, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा और काफ़ी बच्चों से ये क्वेश्चन बन गया होगा। ठीक है, बिल्कुल ये क्वेश्चन बन गया होगा। तो देखिए, अब मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो चीज़ आपको ये समझाने वाला हूँ कि मैंने आपको एक वर्ड लिखा था कॉम्बिनेशन, कि कॉम्बिनेशन से किस तरह से पैटर्न बन सकता है, उसी को समझाने के लिए ये वाला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। ठीक है, तो देखिए
अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, कॉलम में साइज बड़ा है तो कॉलम में साइज बड़ा है और इधर ये बड़े नंबर है, तो हो ना हो ये पैटर्न आपको इस तरह का रहा होगा कि इन 3 नंबर से इस चौथे नंबर को बना रहा होगा, ये चीज हो सकती है। अब देखिए, अगर इन 3 नंबर को जोड़ के देखता हूं तो जोड़ने पर नंबर जो आता है वो 65 से छोटा आता है। कितना आता है वो भी देख लो, 7 6 13, 13 और 5 18, 18 65 से छोटा है। दूसरी बात, 18 या फिर ऐसा कह सकते हैं 18 जो है 65 जो है वो 18 का गुणज नहीं है, तो ऐसा भी नहीं कि 18 में कुछ गुणा कर दें तो वो 65 बन जाए, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 18 65 का गुणज नहीं है। क्लियर है बात। चलिए, हमने 3 संख्याओं को गुणा करके देखा और गुणा करने पे जो आ रहा है वो 65 से काफ़ी बड़ा है, यानी कि हमें समझ में आ गया कि जोड़ने पर जो संख्या आ रही है वो छोटी आ रही है, गुणा करने पर जो संख्या आ रही है वो बड़ी आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ काम गुणा से और कुछ काम जोड़ से हो रहा होगा। अब वही कॉम्बिनेशन हमें ट्राई करना है, तो चलिए ट्राई करके देखते हैं। 5 और 6 को जोड़ता हूं तो कितना आता है 11, और 11 को 7 से गुणा करता हूं तो आता है 77, 77। तो इसका मतलब 77 तो यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। चलिए कोई दूसरा कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। 7 और 6 को जोड़ता हूं कितना आता है 13, और 13 को 5 से गुणा करता हूं 65, तो इसका मतलब ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। चलिए तो मैं लिख लेता हूं इसको कि मैंने क्या किया, 7 + 6 × 5 करता हूं तो ये बनता है 65। ठीक है, तो यहां पर ट्राई करके देखता हूं, 3 और 2 5, और 5 को 4 से गुणा करता हूं बनता है 20। ठीक है, तो यहां पर 45 है और ये 9 है, तो 9 को किससे गुणा किया होगा 5 से, 9 पंजे 45, तो मतलब इन दोनों संख्याओं का योग 5 रहा होगा। इसमें से ये 4 है तो यहां कितना रहा होगा 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। कुछ बच्चों ने इस क्वेश्चन को ऐसे भी ट्राई किया होगा कि 5 को 6 से गुणा किया सर हमने, फिर 5 को 7 से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, यानी 5 को 6 से गुणा किया और 5 को 7 से गुणा किया और दोनों को जोड़ दिया तो भी 65 बनता है। ये वाली बात और ये वाली बात दोनों एक ही है, दोनों शक्तिमान और गंगाधर है। अगर आप 5 को कॉमन लेते हो तो 6 × 5 लिखा जाएगा 65, जो कि मैंने लिखा था। ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसे भी सोचा है और ऐसे भी सोचा है, दोनों एक ही बात है। क्लियर है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब यहाँ से आपके एक अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है जो आपको सरप्राइज देने के लिए है, जो एग्जाम में आपको सरप्राइज दे सकता है कि हाँ इस तरह से भी पैटर्न बन सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चन के लिए आपको तैयार रहना है कि ऐसे ऐसे पैटर्न हो सकते हैं जो आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए कि ऐसे ऐसे सोच सकते हैं हम। ठीक है, तभी आपके एग्जाम में स्ट्राइक करेगा, नहीं तो 1 मिनट में 1-1.5 मिनट में ऐसा पैटर्न आपके दिमाग में वहाँ एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ एग्जाम में प्रेशर रहता है एग्जाम का, तो वहाँ इतना ज़्यादा सोच पाना पॉसिबल नहीं है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन की बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी पहले से होनी चाहिए। चलिए इसकी बात करें तो देखिए ये क्वेश्चन किस तरह से बनेगा। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ तीनों संख्याओं को, देखिए 345 बन रहा है, तो तीनों संख्याओं को गुणा करता हूँ और गुणा करने पर भी 345 नहीं आता है, तो हो सकता है कि यहाँ पर वर्ग से बात बन रही हो। अगर मैं तीनों को जोड़ता हूँ और वर्ग करता हूँ तो कितना आएगा 17, 17 का स्क्वायर होता है 289, नहीं बनेगी बात। और अगर मैं क्यूब की सोचता हूँ तो 9 का क्यूब 729, जो कि काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो उससे भी बात नहीं बन रही है। तो मतलब बड़ी संख्या है और ना ही आपके स्क्वायर से बन रही है, ना ही आपके क्यूब से बन रही है, ना ही आपके मल्टीप्लिकेशन से बन रही है। तो एक पैटर्न जो मैंने आपको बताया नहीं, वो पैटर्न है, अब बता रहा हूँ, वो है डिजिट से खेलना। कि आपको इस स्पेशल जो आपको अच्छे क्वेश्चंस, जो आपको सरप्राइज देने वाले क्वेश्चन है, वो इसी डिजिट से खेलते हुए बनेंगे, वही आपको क्वेश्चन सरप्राइज देंगे। तो यहाँ डिजिट से कैसे खेल रहा है देखिए, ध्यान से समझिए। तो उसको बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए तो यहाँ डिजिट से किस तरह से खेल रहा है। अगर हम बात करें 9 और 5 को गुणा करें तो 9 पंजे कितना बनेगा 45, 9 × 5 कितना बनेगा 45। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये 45 यहाँ लिखा हुआ है और बाकी बचा हुआ 3 ये एज इट इज यहाँ लिख दिया है। तो ये देखिए किस तरह से डिजिट से खेल गया है कि पहली और इस लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई किया है और उसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखा है और ये बीच वाले नंबर को यहाँ प्लेस कर दिया है। ये हमने पैटर्न को क्या किया, फाइंड किया है। अब यहाँ पैटर्न को हम चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर भी यही चीज अप्लाई हो रही है, हाँ या ना। ठीक है, तो 10 को 6 से गुणा किया कितना बना 60, और 60 यहाँ पर लिख दिया और बचा हुआ 4 यहाँ पर लिख दिया, ये बन गया 460। तो यहाँ 11 को 7 से गुणा किया कितना बनेगा 77, और 5 को यहाँ लिख देते हैं तो 577 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था जो आपको सरप्राइज देने के लिए इस तरह से बनाया जा सकता है। चलिए अब जो क्वेश्चन दे रहा हूँ ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर, यहाँ तक की बातें जो मैंने आपको समझाई उससे आपको एक बेसिक आइडिया हो गया है कि मैट्रिक्स वाले क्वेश्चंस में आपको किस तरह से अप्रोच करनी होती है, कैसे क्वेश्चन को, कि क्वेश्चन की ओर बढ़ना होता है कि क्वेश्चन हमारा जल्दी से जल्दी बने। ठीक है जी, ऑप्शन है 7, 9,
11 15, ठीक है जी, ये 11 है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहना चाहिए। आई होप आज जो मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इन लेक्चर्स को समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है इनको पढ़ने में, तो आप इस लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं रीजनिंग की एक और क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।